इमेजिन करो कि आपके पास एक आइडिया है। छोटा सिंपल सा आइडिया। आप इस आइडिया को लेकर मार्केट में उतरते हो, लोग बहुत हंसते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं। कौन है तू? कौन है क्या औकात क्या तेरी? लेकिन फिर भी आप लगे रहते हो। धीरे धीरे वही आइडिया एक रिवॉल्यूशन बन जाता है और पूरे देश के लोगों की जिंदगी बदल देता है। यही हुआ है जोमैटो के साथ। एक कंपनी जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज को कलेक्ट करके ऑनलाइन डालती थी, जिसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इंडिया की $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन जाएगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कौन सी स्ट्रैटेजीज थी इसके पीछे? क्या मार्केटिंग हैक्स थे जिनसे जोमैटो ने स्विगी, उबर ईट्स जैसे जायंट्स को कंपटीशन में बहुत पीछे छोड़ दिया? क्या था वो सीक्रेट जिसको समझ के जोमैटो ने पूरा फूड इंडस्ट्री हिला दिया? ये वीडियो बस एक नॉर्मल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये वीडियो एक ब्लूप्रिंट है आपके लिए कि कैसे एक सिंपल आइडिया, सही मार्केटिंग और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ $1 बिलियन एम्पायर बनाया जा सकता है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि जो आप देखने वाले हो वो आपके सोच को पूरी तरह से बदल देगा। चलो डीप डाइव करते हैं जोमैटो की अनबिलीवेबल सक्सेस के अंदर। कहानी शुरू होती है 2008 में, जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, दो नौजवान आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स, एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से एक गेम चेंजिंग आइडिया लेके आते हैं। हुआ ये कि दोनों गुड़गांव में बेन एंड कंपनी में नौकरी कर रहे थे। ऑफिस में लंच टाइम पे रोज एक ही प्रॉब्लम होती थी। कैंटीन के पास रेस्टोरेंट के मेन्यूज की लंबी लाइन लग जाती थी और हर एम्प्लॉय अपना टाइम वेस्ट करता था मेन्यू को देखने में। तब दीपेंद्र को एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, क्या हो अगर हम इन सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर दे? तो आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन एक ऐसी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था जिससे रोज लाखों लोग फेस करते हैं। और इसी सिंपल आइडिया के साथ शुरू हुआ फूडी बे। जी हाँ, जोमैटो का ओरिजिनल नेम फूडी बे ही था। इसकी वजह से यूजर्स का टाइम बहुत ज्यादा बच रहा था और रेस्टोरेंट ओनर्स को भी ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे थे। दोनों तरफ विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। शुरुआत में दीपेंद्र और पंकज वीकेंड्स पे खुद ही रेस्टोरेंट में जाते थे, मेन्यूज कलेक्ट करते थे, फोटोज खुद ही खींचते थे। कुछ ही महीनों में फूडी बे गुड़गांव में बहुत पॉपुलर होने लगी, लोगों को बहुत ज्यादा सर्विस पसंद आने लगी और इस इनिशियल सक्सेस को देखकर उन्होंने दिल्ली एनसीआर के बाकी सिटीज में भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अब देखो, इस वक्त फूडी बे को सीधे पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये एक फ्री सर्विस थी, तो पैसे कैसे कमाएंगे भाई? और यही पे स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप का फंडा आता है। पहले ऑडियंस को बिल्ड करो, पैसे बाद में आ जाएंगे। 2010 में जब फूडी बे की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, तब कंपनी ने अपना पहला फंडिंग राउंड रेज किया इन्फोएड से, जो कि Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। और पहली बार इन्हें $1 मिलियन का सीड इन्वेस्टमेंट मिला और इसी इन्वेस्टमेंट के साथ फूडी बे का नाम बदलकर जोमैटो रख दिया गया। अब सवाल है, नाम जोमैटो ही क्यों रखा गया? दीपेंद्र और टीम चाहते थे कि कंपनी का नाम बहुत ज्यादा यूनिक हो, कैची हो और याद रखना बहुत ज्यादा आसान हो। फूडी बे नाम सुनकर लोग ईबे से कंफ्यूज हो जाते थे, तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद नाम फाइनल हुआ जोमैटो, जो टोमेटो के साथ बहुत राइम करता था और इंस्टेंटली कैची भी लग रहा था। रीब्रांडिंग के बाद जोमैटो ने जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड करना शुरू किया। अब ये सिर्फ गुड़गांव या दिल्ली की कंपनी नहीं थी, ये मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और देश के बड़े बड़े सारे शहरों में फैल चुकी थी। हर जगह लोग इस नए प्लेटफॉर्म के दीवाने हो गए थे क्योंकि जोमैटो ने हर फूड लवर के लाइफ को बहुत सिंपल बना दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसके बाद जो हुआ उसने फूड इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया। जोमैटो अब सिर्फ एक ऑनलाइन मेन्यू की वेबसाइट नहीं रही, ये एक रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बनने जा रही थी जिसका असली गेम शुरू होने वाला था। क्या था ये नेक्स्ट स्टेप और कैसे एक स्मॉल स्टार्टअप इतने बड़े कंपटीशन को बीट कर पाया? चलो अब इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। दो 2018 में जोमैटो ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ी जिसने पूरी मार्केटिंग गेम ही बदल दी। ये स्ट्रैटेजी थी मीम्स की पावर और ऑडियंस के साथ रियल कनेक्शन बनाने की क्षमता। देखो, मीम का मतलब सिर्फ फनी इमेजेस नहीं होता, मीम का असली मतलब है कल्चरल कनेक्शन, रिलेटेबल कंटेंट और एक इमोशन जो ऑडियंस के दिल को इंस्टेंटली हिट करता हो। जोमैटो ने इस कंसेप्ट को समझा और मीम्स को अपनी मार्केटिंग का कोर बना लिया। अब जोमैटो का हर सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक एड नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट था। लोगों को लगता ही नहीं था कि जोमैटो उन्हें कुछ बेच रहा है। जोमैटो की ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होने लगी क्योंकि वो रियल लाइफ सिनेरियोज को क्रिएटिवली मीम्स में कन्वर्ट कर रहे थे।
फॉर एग्जाम्पल, जब भी आईपीएल या क्रिकेट वर्ल्ड कप होता था, जोमेटो तुरंत मीम स्टाइल ट्वीट्स करना शुरू कर देता था, जैसे मैच जीतने की खुशी में आज पार्टी मेरी तरफ से, जोमेटो प्रोमो कोड जीत गए। ऐसे रिलेटेबल और विटी कंटेंट ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो जोमेटो को फॉलो करे और फ्रेंड्स के साथ उसके मीम्स भी शेयर करता रहे। इस क्विक मीम क्रिएशन से जोमेटो हमेशा ट्रेंडिंग पर रहता और ब्रांडिंग की अवेयरनेस कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती। अब मीम्स की मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है ऑडियंस के एंगेजमेंट का। जोमेटो ने अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट करना शुरू किया। अगर किसी ने जोमेटो को फनी कमेंट किया तो जोमेटो भी उसका इक्वली फनी रिप्लाई करता था। ये चीज लोगों को इंप्रेस करने लगी कि जोमेटो एक फ्रेंडली और अप्रोचेबल ब्रांड है, कोई कॉर्पोरेट नहीं है जो सिर्फ पैसा बनाना चाहता है। इसी मीम मार्केटिंग और रिलेटेबिलिटी की वजह से जोमेटो की डाउनलोड्स, ऑर्डर्स और डेली एक्टिव यूजर्स में जबरदस्त ग्रोथ हुई। 2019 तक आते आते जोमेटो के सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ एक बिजनेस अकाउंट नहीं बल्कि एक डिजिटल एंटरटेनमेंट हब बन चुका था। पर जोमेटो यहीं रुकने वाला नहीं था। मीम्स की पावर तो सिर्फ पहली सीढ़ी थी दोस्त। अब जोमेटो कुछ ऐसा करने वाला था जिसने पूरे इंडिया को सरप्राइज कर दिया। जब मार्केट में स्विगी, उबर ईट्स और बाकी कॉम्पिटिटर्स अपने फुल फोर्स में एंट्री कर चुके थे, तब जोमेटो को समझ आ गया कि सिर्फ मीम्स और फनी ट्वीट्स के साथ काम नहीं चलेगा बॉस। अब टाइम था अगले लेवल पर जाने का, मतलब बिग बजट कैंपेन्स और सेलिब्रिटी मार्केटिंग के जरिए मास अटेंशन को ग्रैब करने का। 2021 में जोमेटो ने एक गेम चेंजिंग कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था हर कस्टमर है स्टार। इस कैंपेन में उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार्स ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को कास्ट किया, जहां ये बड़े स्टार्स जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स का वेट कर रहे होते हैं और डिलीवरी पार्टनर स्टार्स को रिकॉग्नाइज तक नहीं करते, उन्हें पहचानते भी नहीं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पर है। ये कैंपेन इंस्टेंट हिट रहा क्योंकि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि जोमेटो के लिए हर कस्टमर एक सेलिब्रिटी है और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए हर एक ऑर्डर इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी दौरान जोमेटो ने कोविड-19 लॉकडाउन के वक्त भी काफी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया। डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी और हाइजीन को बहुत अच्छे से मेजर किया गया, उस पर फोकस किया गया। उन्होंने कस्टमर्स को भी अश्योर करने के लिए कई सारे मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए, जैसे कि सेफ है, रिलायबल है, जोमेटो है। ये कैंपेन्स लोगों को इमोशनली टच कर गए और उनका ट्रस्ट जोमेटो पर और भी ज्यादा बढ़ गया। 2022 और 2023 में जोमेटो ने अपने ब्रांड इमेज को और एलिवेट करने के लिए पैन इंडिया कैंपेन्स पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी और आउटडोर होर्डिंग्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली। हर एक कैंपेन का एक ही मैसेज था, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस। जोमेटो अब सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं था बल्कि एक डेली लाइफस्टाइल पार्टनर बन चुका था। पर इन कैंपेन्स के साथ ही जोमेटो को एक और चैलेंज फेस करना पड़ा, फाइनेंशियल प्रेशर का। इन्वेस्टर्स अब प्रॉफिटेबिलिटी मांग रहे थे क्योंकि बड़े कैंपेन्स का मतलब था बड़ा एड स्पेंड। जोमेटो ने ये रिस्क क्यों लिया होगा और क्या ये मार्केटिंग स्पेंड्स एक्चुअल में बिजनेस को ग्रो कर पाए या नहीं, ये जानने के लिए हम आगे के सेक्शंस में जोमेटो के फाइनेंशियल्स और रिटर्न्स को भी डीपली समझेंगे। पर पहले चलते हैं उन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज की तरफ जिनका यूज जोमेटो करता है, जिससे कस्टमर बार बार ऐप को ओपन करते हैं और ऑर्डर करने से खुद को रोक ही नहीं पाते। ये है जोमेटो की सीक्रेट मार्केटिंग रेसिपी जो कॉम्पिटिटर्स भी कॉपी करना चाहते हैं। जोमेटो की मार्केटिंग सिर्फ एड्स और मीम्स तक लिमिटेड नहीं है, इसकी असली ताकत छुपी हुई है उन पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज में जो वो कस्टमर्स के माइंड के साथ खेलने के लिए यूज करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप जोमेटो की ऐप ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है? हैवी डिस्काउंट के बैनर्स, काउंटडाउन टाइमर्स और फ्रेजेस जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी अप, लास्ट फ्यू मिनट्स या स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्त, बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। इसको बोलते हैं अर्जेंसी मार्केटिंग। एक और चीज है जो जोमेटो ब्रिलियंटली करता है, वो है पर्सनलाइजेशन। आप जब भी ऐप ओपन करते हो ना तो रिकमेंडेशंस आपकी पास्ट सर्चेस, फेवरेट कुजीन्स, लोकेशन और बजट के अकॉर्डिंग ही दिखाता है वो। ये स्ट्रैटेजी कस्टमर को इमोशनली कनेक्ट करती है क्योंकि कस्टमर को फील होता है कि जोमेटो उसकी पर्सनल चॉइस को भी बहुत अच्छे से समझता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी जोमेटो की मार्केटिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। जोमेटो के मेन्यू पर आप कभी भी राउंडेड फिगर्स नहीं देखोगे, जैसे 300 रुपए की जगह 299 रुपए। ये चार्म प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें साइकोलॉजिकली कस्टमर को लगता है कि वो कम पैसे स्पेंड कर रहे हैं, जबकि डिफरेंस सिर्फ 1 रुपए का है। लेकिन ये 1 रुपया कस्टमर की माइंड को कन्विंस कर देता है कि वो स्मार्ट स्पेंडिंग कर रहे हैं। इसी के साथ जोमेटो ने एक यूनिक गेमिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी अपनाई है, जैसे जोमेटो प्रो मेंबरशिप, जिसमें कस्टमर्स को फील होता है कि वो एक एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है जहां उनको स्पेशल प्रिविलेजेस बहुत सारे मिल रहे हैं। जब भी कस्टमर ये मेंबरशिप लेते हैं ना तो उनको लगता है कि वो अब प्रिविलेज्ड है और अब उनको रिपीटेडली जोमेटो पे ही ऑर्डर करना चाहिए ताकि वो इस प्रिविलेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकें। इन सारी स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके जोमेटो कस्टमर के माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल और साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बनाता है। और यही वो हिडन फॉर्मूला है जिससे जोमेटो आपके माइंड और आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके अपने बिजनेस को हर दिन ग्रो कर रहा है। अब आपको समझ आया ना कि क्यों जोमेटो के कस्टमर्स बार बार ऐप ओपन करते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जोमेटो की मर्जी से ऑर्डर करते हैं।
जब एक ब्रांड इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करता है ना, तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है और साथ ही बढ़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंट्रोवर्सीज। एक तरफ जहां जोमेटो की क्रिएटिविटी और सोशल मीडिया का कोर की अंदाज यूथ को अट्रैक्ट करता है, वहीं कुछ लोग जोमेटो की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर नाराज भी हुए हैं। फूड हैज नो रिलीजन, ये वाला स्टेटमेंट आपको याद है ना? जब एक कस्टमर ने कहा कि डिलीवरी बॉय का रिलीजन उसके रिलीजन से अलग है और उसे ऑर्डर नहीं चाहिए, तब जोमेटो ने रिप्लाई किया था, फूड डजंट हैव अ रिलीजन, इट इज अ रिलीजन। इस ट्वीट ने ब्रांड को ओवरनाइट हीरो बना दिया। लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन इसी वजह से जोमेटो को काफी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। फिर बात आती है वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की कंडीशंस की। काफी बार जोमेटो पर एलिगेशंस लग चुके हैं कि वो अपने राइडर्स को फेयर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप का रियल बैकबोन उनके डिलीवरी पार्टनर्स ही होते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार लोगों ने राइडर्स की एक्सप्लॉइटेशन की वीडियोस और स्टोरीज शेयर करी, जिससे जोमेटो की इमेज पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने सोशल मीडिया पर यह भी देखा कि इनके फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल खुद डिलीवरी पार्टनर बनकर मार्केट में उतरते हैं, मॉल के अंदर जा रहे होते हैं और वो बताते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे डिलीवरी पार्टनर को क्या परेशानियां फेस करने को मिलती है, इसी वजह से मैं खुद आज डिलीवरी पार्टनर बनके यहाँ पे आया। यहाँ तक कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी जोमेटो ने फूड डिलीवरी को एसेंशियल सर्विस बनाकर अपनी इमेज को पॉजिटिवली बहुत ज्यादा इन्फोर्स भी किया। लॉकडाउन के टाइम जब लोग घरों में बंद थे, जोमेटो और उनके डिलीवरी पार्टनर्स लोगों की जिंदगी में खाना ही नहीं, एक उम्मीद भी लेकर आए। जोमेटो फीड इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से लैक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स और जरूरतमंद लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया, जिससे उनके पब्लिक परसेप्शन में काफी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन इन सब मेमोरेबल कैंपेन, स्ट्रैटेजीज और पब्लिक रिएक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, कितना पैसा लग रहा है और रिटर्न क्या मिल रहा है? मार्केटिंग जितनी भी धमाकेदार हो, कैंपेन चाहे कितना भी वायरल हो जाए, अगर उसके पीछे पैसा नहीं कमा रहे हो तो सब जीरो है। जोमेटो जैसे स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में जोमेटो ने अपनी मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा लगाया है। 2022 तक जोमेटो का एनुअल मार्केटिंग स्पेंड लगभग 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। मतलब हर महीने एवरेज 100 करोड़ रुपया सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रहे थे। मतलब दिन का 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा खर्चा वर्थ इट है? आरओआई क्या है? सिंपल शब्दों में कहे तो ये मार्केटिंग का बॉम्बास्टिक बजट बिजनेस में कितने पैसे लेकर आ रहा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं। 2022 में जोमेटो की रेवेन्यू 110% तक जंप हुई और रेवेन्यू 4192 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गए। कंपनी की वैल्यूएशन भी आईपीओ के समय तक लगभग 66,000 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी तब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जोमेटो ने 2022 में 1222 करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड किया, जो इन्वेस्टर्स और मार्केट के लिए एक टेंशन वाली बात थी। फिर भी यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि जोमेटो की मार्केटिंग स्पेंड का असर सिर्फ डायरेक्ट सेल्स और रेवेन्यू पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू पर भी हुआ है। जब जोमेटो एक मीम वायरल करता है ना, जब वो ट्रेंडिंग टॉपिक में रहकर यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करता है, तब वो सिर्फ करंट ऑर्डर्स नहीं ले रहा होता है, वो फ्यूचर कस्टमर्स भी क्रिएट कर रहा होता है। इसीलिए अगर स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल एंगल से आरओआई देखा जाए तो शायद उस टाइम पे नंबर सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, मार्केट डोमिनेंस और इमोशनल कनेक्ट को भी फैक्टर करें तो जोमेटो की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का आरओआई बहुत डीपर है, जो शॉर्ट टर्म लॉसेस को भी लॉन्ग टर्म विंस में बदल सकता है। और यही होता है एक विजनरी स्टार्टअप का माइंडसेट। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं देखता, बल्कि लॉन्ग टर्म डोमिनेशन की प्लानिंग करता है। जोमेटो ने ये बात बहुत क्लियरली समझ ली थी कि पैसे खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, कस्टमर्स के दिलों में, उनके हैबिट्स में, उनके इमोशंस में इन्वेस्ट करना। और इसी मार्केटिंग जीनियस स्ट्रैटेजीज ने जोमेटो को इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स की लीग में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या जोमेटो का ये एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही है, या उन्हें कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब जोमेटो की कहानी सुनने के बाद आपने ये सोचा होगा कि ये सब हमारे लिए क्या लेसन्स लेकर आए हैं। देखो दोस्तों, सक्सेस का एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोगों और बिजनेसेस की जर्नी से कुछ पावरफुल लेसन जरूर निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला लेसन है एडाप्टेबिलिटी। जोमेटो एक फूड लिस्टिंग और रिव्यूज की वेबसाइट थी, लेकिन जब मार्केट की डिमांड बदली तो उन्होंने फूड डिलीवरी में पिवट किया। याद रखो, दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो चेंज को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखता हो। दूसरा पावरफुल लेसन है अटेंशन। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, मार्केटिंग का मतलब है लोगों की अटेंशन को पकड़ना। जोमेटो ने मीम्स और रिलेटेबल कंटेंट की मदद से लोगों का ध्यान पकड़ा और एक इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड किया। अगर आप अटेंशन को मास्टर करना सीख गए
तो सक्सेस अपने आप आपको फॉलो करेगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जोमैटो ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस किया और इसी वजह से आज जोमैटो इंडिया की टॉप यूनिकॉर्न्स में से एक है। और आखिर में ये याद रखना कि इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बिना कोई भी ब्रांड आगे नहीं बढ़ता। जोमैटो ने हमेशा नए आइडियाज को ट्राई किया, नए कैंपेन्स चलाए और फेलियर से कभी नहीं डरे, क्योंकि दोस्तों फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होने के बाद सीख ना लेना बहुत बुरी बात है। तो ये थी जोमैटो की कहानी, एक ऐसा आइडिया जो शुरू हुआ था सिर्फ एक सिंपल थॉट से, लेकिन आज इंडिया की सबसे आइकॉनिक कंपनीज में से एक बन चुका है। अगर इस पूरी कहानी में से आप सिर्फ एक चीज भी लेके जाओ ना, तो वो होना चाहिए कि बड़े सपने देखना गलत बात नहीं है, क्योंकि हर एक बड़ा एम्पायर एक सपने से ही शुरू होता है। और अगर जोमैटो एक छोटे से ऑफिस से शुरू होकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो मेरे भाई आप भी कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। हर एक सक्सेस की स्टोरीज में स्ट्रगल्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं और रिस्क भी होता है, लेकिन जो हिम्मत दिखाते हैं ना, जो क्रिएटिवली सोचते हैं और जो गिव अप कभी भी नहीं करते, उनकी कहानी हमेशा याद रखी जाती है। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप और कौन कौन सी कंपनीज के ब्रांड्स की केस स्टडीज को देखना चाहते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो हो सकता है इस सोशल मीडिया की भीड़ में ये चैनल कहीं खो जाए। और जाते जाते अगर आप ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जानना चाहते हो जो कभी भी बंद हो ही नहीं सकते, एवरग्रीन बिजनेसेस हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं, टॉप 4 बिजनेसेस, तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।